मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। दर्शकों ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। ऋषि ज्योतिष समय समय पर आपका मार्गदर्शन करता रहा है। सबसे पहले मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्साह से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। दर्शकों आज के वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक 88 में जन्मा जातक यानी उसकी आयु 35 साल की हो गई और अभी तक वो उसकी व्यवसाय भी स्टेबल नहीं हुआ और विवाह भी नहीं हुआ। उसका प्रश्न था, गुरुजी मैंने अपनी पत्रिका बहुत आदमियों को दिखा ली लेकिन कहीं से भी कुछ मुझे आशा की किरण नजर नहीं आई। दर्शकों कभी कभी होता है ऐसा, जब हम बीमार हो जाते हैं, हमको फीवर हो जाता है या सिर में दर्द हो जाता है और हमारे डॉक्टर साहब हमको अपने अनुभव के हिसाब से या कुछ टेस्ट करके फिर भी दवाइयां देते हैं तो उससे कुछ उपचार नहीं होता और उसके बाद एमआरआई करनी पड़ती है। आप सभी अच्छी तरह से जानते हो कि एमआरआई जो निचोड़ दे देती है। तो ऐसी कुंडली का हमने बहुत ही गहन अध्ययन किया भाई आखिर उसके विवाह में क्या अड़चन है। साधारण तौर पर तो हम तो बताते ही रहते हैं, लेकिन अगले जब जातक ने बताया कि बहुत विद्वानों ने भी ये उपाय किया वो उपाय, लेकिन तो निचोड़ करते हैं कि आखिर उसकी कुंडली में दिक्कत कहां पर है। और दर्शकों थोड़ा सा वीडियो 5-7 मिनट लंबा हो सकता है, बहुत ही ज्यादा सिलेबस है, मैं उसको कवर करने की कोशिश करूंगा और आप ध्यान से सुनना। बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो है जो आपकी ज्ञान की वृद्धि अवश्य करेगा। दर्शकों मैं हमेशा बताता हूं ये कुंडली के 12 भाव है। ये प्रथम भाव लगन का भाव है, स्वयं का प्रतिनिधि है। द्वितीय भाव कुटुंब का धन का भाव है। तीसरा पराक्रम का, चतुर्थ भाव घरेलू सुख, पंचम भाव शिक्षा बुद्धि संतान का भाव है। छठा भाव रोग शत्रु का भाव है। सप्तम भाव जीवन साथी का और व्यवसाय का भी भाव है। अष्टम भाव आयु और कष्ट का भाव है। नवम भाव भाग्य भाव और धन का भाव है। दसम भाव व्यवसाय में प्रतिष्ठा पिता के सुख का भाव है। एकादश भाव आमदनी का भाव है और द्वादश भाव धन का भाव है, खर्च का भाव है और दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपनी पत्नी के साथ सहवास सुख का भाव है, तो सहवास सुख भी जीवन में चाहिए। तो आगे इन्हीं बिंदुओं को लेकर के हम विचार करते हैं और जातक की कुंडली क्या कहती है और आज आपको हम मार्गदर्शन करते हैं कि उसकी कुंडली में क्या परेशानी है। आज वैनाशिक नक्षत्र और बाद के इस ग्रह का प्रभाव। वैनाशिक नक्षत्र क्या होता है, बाद के इस ग्रह का प्रभाव क्या होता है, आप अगर जानते हैं तो कोई बात नहीं, आपकी पुनरावृत्ति हो जाएगी। जो नहीं जानते हैं उसकी ज्ञान की वृद्धि हो जाएगी और आपकी पुनरावृत्ति में और ज्ञान की वृद्धि हो जाएगी। तो देखना है वैनाशिक नक्षत्र क्या है और बाद के इस ग्रह क्या है। विवाह बाधा और व्यवसाय की हानि, पर्वपित दोष। दर्शकों वैनाशिक नक्षत्र क्या होता है, बहुत ही साधारण है। जब कोई भी जातक जन्म लेता है तो हमेशा हर आदमी पैदा होने के बाद ये देखता है कि चंद्रमा किस राशि में है, वह राशि हो गई। चंद्रमा किस नक्षत्र में है, वह जन्म नक्षत्र माना जाता है। तो चंद्रमा जन्म के समय जिस नक्षत्र में होता है वह जन्म नक्षत्र माना जाता है। आपका जन्म नक्षत्र कोई भी हो, कुल 27 नक्षत्र हैं। अपने जन्म नक्षत्र से उसको इंक्लूड करके, उसको एक नंबर मान करके जो 22वां नक्षत्र आता है वह वैनाशिक नक्षत्र है। वैनाशिक नक्षत्र का मतलब है विनाश करने वाला। अगर वो कुंडली में आपकी में है तो विनाश करने वाला होता है। विनाशिक नक्षत्र का स्वामी विनाश करने वाला होता है। जो वैनाशिक नक्षत्र कौन सा हुआ, आपके जन्म नक्षत्र से 22वां नक्षत्र वैनाशिक नक्षत्र है। वैनाशिक नक्षत्र का स्वामी आपका विनाश करने वाला होता है। हां, कुंडली की रचना में अगर वह कारक ग्रह है तो 5 या 10% ही नुकसान करेगा और अकारक है तो 100% विनाश कर देगा। तो विनाशिक नक्षत्र की मैंने आपको परिभाषा बता दी और संबंधित कुंडली में क्या विनाशिक नक्षत्र होगा वो मैं बताऊंगा। दूसरा है बाद के इस ग्रह। जिस प्रकार वैनाशिक नक्षत्र विनाश करने वाला है उसी प्रकार बाद के इस ग्रह भी बाधा कारक है। वो हर प्रकार की उन्नति को रोक देता है। वह अलग अलग लगन के हिसाब से है। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कुंडली के विषय में बताने से पहले बाद के इस ग्रह कौन सा होता है, अलग अलग लगन कैसे होते हैं। हमारी 12 राशियों को 12 राशियों के
तीन भागों में बांटा हुआ है। चर लगन, चर लगन में कौन सी राशि आती है? ये चर लगन की कुंडली मैंने बनाई है। यहां पर एक राशि होगी या चार होगी या सात होगी या 10 होगी, तो समझो वो चर लगन की कुंडली है। यानी चर राशियां कौन सी हैं? मेष राशि, कर्क राशि, तुला राशि और मकर राशि, ये चर राशियां हैं। इनका कोई भी लगन होगा तो उसको चर लगन बोला जाएगा। अगर आपकी कुंडली चर लगन की है तो चर लगन के लिए जो एकादश भाव है, एकादश भाव का स्वामी या एकादश भाव में जो ग्रह है वह बाद केश ग्रह होगा। परंतु वो कब बाधा डालेगा? यानी चर लगन हो, जैसे ये चर लगन है, यहां पर मैंने यहां पर एक दिखाया है, एक होगा तो भी चर लगन है, चार होगा तो भी चर लगन है, सात होगा तो भी चर लगन है और 10 होगा तो भी चर लगन है। तो चर लगन की कुंडली हो, जो एकादश भाव में राशि आई है उसका स्वामी या एकादश भाव में जो ग्रह है वह, पहला उसका स्वामी या एकादश भाव में जो ग्रह है वह अष्टम भाव के स्वामी से, जो भी अष्टम भाव में जो राशि आ रही है उसके स्वामी ग्रह से युति बनाए, या अष्टम भाव में हो या अष्टम भाव के स्वामी के नक्षत्र में हो, तो वो बाद केश ग्रह बन जाता है। जैसे यह चर लगन की कुंडली है, चर लगन में यहां पर एकादश भाव में शनि है, शनि देव की स्थिति इस अष्टम भाव में हो तो भी बाद केश बनेगा, या कुंडली में कहीं पर भी हो, यहां पर अष्टम भाव में वृश्चिक राशि और वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल है, मंगल के साथ युति हो तो भी बाद केश बनेगा, और मंगल के नक्षत्र में हो तो भी बाद केश बनेगा। तो ये चर लगन के लिए हुआ। उसके बाद बात करते हैं स्थिर लगन। स्थिर लगन में कौन सी राशियां आती हैं? चर लगन चलायमान होती हैं, स्थिर लगन स्थायी प्रभाव वाली होते हैं। स्थिर लगन में आती है वृश्चिक राशि, सिंह राशि और वृश्चिक राशि और कुंभ राशि, मतलब 2, 5, 8, 10 ये राशियों का लगन हो। जैसे मैंने स्थिर लगन की कुंडली बनाई है, यहां पर 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है और 11 भी हो सकता है। यानी वृषभ लगन, सिंह लगन, वृश्चिक लगन और कुंभ लगन का जो होंगे वो स्थिर लगन माना जाएगा। स्थिर लगन में बाद केश ग्रह कौन सा बनता है? स्थिर लगन में 9 भाव का स्वामी बनता है। 9 भाव में जो होगा वह बाद केश बनेगा, लेकिन बनेगा कब? वो अष्टम भाव में हो या अष्टम भाव के साथ युति हो, दृष्टि का उसमें वैल्यूएशन नहीं है, या अष्टम भाव के नक्षत्र में हो तो बाद केश बनेगा। ऐसा ग्रह पूरी उन्नति को रोक देता है। अगले बार आती है द्विस्वभाव राशि। द्विस्वभाव राशि मिश्रित राशि रहती है जिसके कि 2 अर्थ हमेशा होते हैं। उस द्विस्वभाव राशि में आती है मिथुन राशि, कन्या राशि, धनु राशि और मीन राशि आती है। तो यहां पर यह द्विस्वभाव राशि की कुंडली है जिसका कि हम आगे वर्णन करने जाएंगे। द्विस्वभाव राशि में सप्तम भाव का स्वामी बाद केश बनता है, या तो सप्तम भाव का स्वामी अष्टम में हो या सप्तम भाव का स्वामी अष्टमेश के साथ युति संबंध बनाए या अष्टमेश के नक्षत्र में हो। जैसे ये द्विस्वभाव राशि है, इसमें सप्तम भाव का स्वामी बुध है। बुध की स्थिति या तो अष्टम भाव में हो, जैसे यहां अष्टम भाव में आई है। अगर कुंडली में कहीं दूसरी जगह पर भी हो तो अष्टमेश कौन है? शुक्र है। तो शुक्र के कहीं नक्षत्र में हो तो बाद केश बनेगा। ये मैंने आज आपको वैनाशिक नक्षत्र और बाद केश नक्षत्र के विषय में बताया। तो इस कुंडली में दोनों ही परेशानी वाली बात आ रही है, दोनों ही अशुभ है। अभी जब कुंडली का विश्लेषण आएगा तब हम अब इसका महत्व समझाएंगे। इसीलिए मुझे आज आपको वैनाशिक नक्षत्र क्या है, विनाश करने वाला है, बाद केश नक्षत्र क्या होता है तीनों लग्नों में, चर लगन में, स्थिर लगन में और द्विस्वभाव लगन में, वो मैंने आपको बताया। और उसका कैसे प्रभाव होगा तो वो इस संबंधित कुंडली में देखेंगे वो परेशानी हो रहा है। जातक का जन्म 26/9/1988 कृष्ण पक्ष 1 रेवती चरण 2 में सोमवार को हुआ।
दर्शकों, जन्म के समय पर मीन लगन उदय हुआ। मीन लगन के 26 डिग्री विराजमान है। वहीं पर मंगल 11 डिग्री लेकर के, चंद्रमा 20 डिग्री लेकर के विराजमान है। तीसरे भाव में लग्नेश गुरु 12 डिग्री लेकर के विराजमान है। पंचम भाव में शुक्र कर्क राशि में 27 डिग्री लेकर विराजमान। छठे भाव में केतु 19 डिग्री और सप्तम भाव में सूर्य 9 डिग्री लेकर के विराजमान है। अष्टम भाव में बुध 3 डिग्री लेकर विराजमान है और शनि दसम भाव में 2 डिग्री लेकर विराजमान है। एकादश भाव में राहु, कुंभ राशि का राहु 19 डिग्री विराजमान है। जब द्वादश भाव में राहु कुंभ राशि का है और द्वादश भाव में राहु हो तो प्रबल पितृदोष माना गया है। मैंने आपको पिछले में भी मैं बता दिया था भाई अष्टम राहु और द्वादश राहु की कहां का दृष्टियां आती हैं। तो दर्शकों, मीन लगन वाले जैसे हमेशा बताता हूं, ईश्वर के प्रति वे श्रद्धामान होते हैं, धर्म पालक होते हैं और कानून से चलने वाले हैं। उनके साथ अगर कोई बुराई भी करता है तो उसके विपरीत वो भलाई ही करते हैं। बंधु बांधवों का सुख उसको मिलता है कि तीर्थ भाव में, और तीर्थ भाव परिश्रम का भाव है, अपने बलबूते पर ये करते हैं। पंचम दृष्टि स्त्री भाव पर है। स्त्री भाव में थोड़ा सा अच्छा होगा, भाग्य की उन्नति करेंगे। सप्तम दृष्टि से भाग्य की उन्नति, लेकिन नवम दृष्टि से यहां पर आमदनी को 20 दृष्टि से देख रहा है। आमदनी में परेशानी आ जाएगी। जब लगन का स्वामी स्वयं का प्रतिनिधि है, वही आमदनी के भाव को नीच दृष्टि से देख रहा है, उसका जन्म ऐसे टाइम पर हुआ तो आमदनी नहीं होगी, तो फिर बाकी ग्रह मदद क्या करेंगे। अब बात करते हैं सूर्य की। दर्शकों, सूर्य छठे भाव का स्वामी है और सप्तम भाव में, छठा भाव मैंने बताया कि रोग शत्रु का भाव है। जहां पर रोग शत्रु का भाव, रोग देने वाला है सूर्य स्वयं भी रोगी होगा और पत्नी को भी रोगी बनाएगा। और सूर्य की दृष्टि मीन राशि में है और मीन राशि में उत्तरपादभागा नक्षत्र को देख रहा है और मंगल भी उत्तरपादा नक्षत्र में है। उत्तरपादा नक्षत्र के स्वामी शनि है और शनि के नक्षत्र पर सूर्य और मंगल का प्रभाव है। उत्तरपादा नक्षत्र पीड़ित है और उससे पथरी का पसीना अधिक आएगा, हृदय संबंधित बीमारी होगी, बुखार सुखार सब बीमारी हो जाएगी। ये जातक बीमार रहेगा क्योंकि उसका उत्तरपादा नक्षत्र सूर्य और मंगल से पीड़ित है। उत्तरपादा नक्षत्र के शनि स्वामी है। इन्होंने सूर्य और मंगल दोनों उसके शत्रु है और सूर्य रोग देने वाला है। यहां पर भी रोग देगा, यहां पर भी रोग देगा, प्रबल रोग का कारक बनेगा। अब बात करते हैं चंद्रमा की। दर्शकों, चंद्रमा पंचम भाव का स्वामी लगन में बैठा हुआ है। सुंदर होगा, कोमल स्वभाव होगा, मधुरवाणी होगी, शिक्षा संतान मिले, सुंदर स्त्री होगी, व्यवसाय भी होगा और बहुत ही अधिक भोला भाला होगा। बात करें मंगल की। मंगल दर्शकों द्वितीय भाव का स्वामी है और भाग्य भाव का स्वामी है और लगन में बैठा हुआ है। सम्मान की वृद्धि करेगा, धन कुटुंब और भाग्य की उन्नति होगी, घरेलू सुख साधन होंगे, स्त्री सुख में थोड़ा मिलेगा और आयु अच्छी होगी जो अष्टम दृष्टि से देख रहा है। अब बात करते हैं बुध की। दर्शकों, बुध 2 केंद्रों का स्वामी है, केंद्राधिपति दोषी अष्टम भाव में चला गया। माता और पत्नी का सुख नहीं मिलेगा, दोनों बीमार रहेंगी, शादी में आगे दिक्कत आएगी। अब बात करते हैं शुक्र की। शुक्र अष्टम भाव का स्वामी है और तीसरे भाव का स्वामी है और पंचम भाव में है। शुक्र अष्टमेश है, संतान सुख में कमी आएगी के कारण कुछ भी होने दो, शिक्षा बुद्धि कमजोर होगी। परंतु ऐसा जातक, क्योंकि शुक्र भी कलात्मक है और पंचम भाव भी कलात्मक है, बुद्धि का भाव है, ऐसा जातक के पास कोई ऐसा हुनर होगा, विशेष कला होगी, उसमें माहिर होगा, कुछ भी हो सकता है। शुक्र यहां पर आमदनी के भाव को देख रहा है, कुछ आमदनी करेगा, लेकिन गुरु रोक रहा है। गुरु बलवान है, शुक्र के 27 डिग्री है, गुरु के 12 डिग्री है, गुरु रोक रहा है। ये सामान्य प्रभाव मैं बता रहा हूं। आगे बात करेंगे शनि की। शनि एकादश भाव का स्वामी, द्वादश भाव का स्वामी या दसम भाव में है। शनि की मूल त्रिकोण राशि एकादश भाव में कुंभ राशि है और राहु है। शनि पहली बात एक द्वादश भाव का स्वामी हो गया कि मूल त्रिकोण राशि से पकड़ते हैं और उसमें राहु है, डबल गुण आगे। दर्शकों, ज्योतिष का एक बहुत अच्छा सूत्र है, सूर्य शनि द्वादश भाव का स्वामी, राहु और राहु अदिश राशि का स्वामी, ये 5 ग्रह ऐसे होते हैं, ये प्रबल पृथक कारक होते हैं। जहां पर इनका अशुभ प्रभाव होगा पृथक कर देंगे। शनि में द्वादश भाव के भी गुण आ गए और राहु अदिश राशि का स्वामी गुण आ गया। दसम भाव में है, व्यवसाय बिल्कुल कमजोर हो गया, पिता के सुख में हानि होगी, कहां से होगा। तीसरी दृष्टि से खर्च के भाव को देख रहा है, जितनी आमदनी नहीं उससे ज्यादा खर्चा तैयार हो जाता है, बेचारा परेशान हो जाता है।
सप्तम दृष्टि से यहां पर सुख के भाव को देख रहा है कि द्वादश भाव का स्वामी सुख में भी कमी आ गई। दसम दृष्टि से यहां पर सप्तम भाव को देख रहा है, मित्र की राशि है, परंतु सूर्य यहां पर पहले से है, यहां पर भी सूर्य पर भी थोड़ा बहुत प्रभाव हुआ, सप्तम भाव में स्त्री सुख की हानि हो गई। राहु और केतु के बारे में बात बताते हैं और फिर देखेंगे। राहु द्वादश भाव में है, खर्चा अधिक होगा, धन का अभाव होगा, रोग शत्रु प्रबल होंगे, गलत फहमी का शिकार होगा, सुख की हानि होगी। पंचम दृष्टि से सुख के भाव को देखा, सुख की हानि होगी, शत्रुओं पर थोड़ा सा प्रभाव तो दबाएगा। और अष्टम दृष्टि से यहां पर होगा, मानसिक परेशानियां रहेगी, कष्ट का वातावरण रहेगा। बात करें केतु की, दर्शकों केतु छठे भाव में है, शत्रुओं पर से परेशान होगा, उनको दबाने की कोशिश करेगा, उसका हौसला बराबर बाहर से होगा लेकिन अंदर से टूट जाएगा। पंचम दृष्टि व्यवसाय भाव पर है, व्यवसाय में हानि होगी। सप्तम दृष्टि खर्च के भाव पर है, खर्च में परेशानी आएगी, उतार चढ़ाव आएंगी। और नवम दृष्टि यहां पर वित्त भाव पर है, धन और कुटुंब की हानि होगी। तो देखा दर्शकों, धन और कुटुंब की हानि हो रही है, खर्चा अधिक हो रहा है और व्यवसाय में परेशानी आ रही है, क्योंकि यहां पर शनि कोई शुभ कार्य नहीं है और सूर्य भी केंद्र प्रभाव से दसम भाव को देख रहा है, तो व्यवसाय की हानि हो गई है। ये मैंने आपको साधारण तौर पर बताया। अब बात करते हैं वैनाशिक नक्षत्र और बादगेश नक्षत्र का प्रभाव। वैनाशिक नक्षत्र मैंने बताया कि रेवती नक्षत्र से 22वां वैनाशिक नक्षत्र उत्तराषाढ़ा है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के स्वामी सूर्य हैं, विनाश करने वाले हैं, छठे भाव का स्वामी सप्तम में बैठ गया। पहली बात यहीं से सुन लो, जब सप्तम भाव में सूर्य होता है और छठे भाव का स्वामी होता है, शादी में प्रबल बाधाएं आएंगी, मिठास कम होगी, दांपत्य सुख में परेशानी आएगी, शादी होने ही नहीं देगा। छठे भाव का स्वामी यहां बैठ गया। उसके बाद मंगल का भी प्रभाव आ गया, पाप ग्रह आ गया। मंगल और सूर्य दोनों पाप ग्रह है। सप्तम भाव मधुरता का भाव है, मिठास का भाव है, जीवन साथी के साथ मिठास होनी चाहिए, तो मिठास मंगल का भी प्रभाव आ गया, नहीं होगा। शनि की दसम दृष्टि आ गई, तो यहां पर दसम दृष्टि से शनि का भी प्रभाव सप्तम भाव पर हो गया। इस प्रकार सप्तम भाव पर दर्शकों सूर्य का भी प्रभाव आ गया, शनि का भी आ गया, मंगल का भी आ गया। सप्तम भाव की धज्जी उड़ गई और सप्तम भाव व्यवसाय का भी काम है, क्योंकि ये दसम भाव है। दसम से दसम सप्तम भाव रोजगार का भाव है। यहां पर भी रोजगार में हानि हो गई और यहां पर भी हानि हो गई। रोजगार में हानि हो गई और दांपत्य जीवन में परेशानी होगी, शादी में बाधाएं आ गई। ये क्या था? वैनाशिक नक्षत्र हुआ, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र विनाश करने वाला हुआ और रोग देने वाला हुआ। ये रोग भी दे रहा है और शादी होने में प्रबल बाधा कारक बन गया। वैनाशिक नक्षत्र से बनाया, तो 22वें नक्षत्र का स्वामी है। यहां पर सूर्य छठे भाव का स्वामी है, बाधा कारक है। वैनाशिक नक्षत्र का स्वामी है, विनाश करने वाला है और लगन को देख रहा है। और आगे ये सब विनाश की ढेली पर चले जाएंगे, कोई परेशानी वाली बात इसमें रहेगी। अब उसके बाद चलते बाद के इस ग्रह। मैंने बाद ग्रह क्या है आपको सारी व्याख्या उसको बता दी है। यहां पर ये द्विस्वभाव लगन है। द्विस्वभाव लगन, अगर लगन में तीन मतलब मिथुन राशि हो, कन्या राशि हो, धनु राशि हो और मीन राशि अगर लगन में हो तो द्विस्वभाव लगन बनता है। एक और चीज मैं बता देता हूं दर्शकों, चर लगन हो, जैसे चर लगन है तो सारी चर राशियां केंद्र में मिलेंगी। चर लगन में सारी चर राशियां केंद्र में मिलेंगी। एक भी चर राशि, चार भी चर राशि, तुला भी चर राशि, 10वीं राशि। और स्थिर लगन में सारी स्थिर राशियां केंद्र में मिलेगी, 2, 5, 8, 11। और यहां पर द्विस्वभाव लगन में सारी द्विस्वभाव राशियां मीन राशि, मिथुन राशि, कन्या राशि, धनु राशि, ये सब केंद्र में मिलेगी। हमारे ऋषि मुनियों ने जो कलंधार है उनकी रचना इसी प्रकार से की है। तो इसमें द्विस्वभाव राशि में सप्तम भाव का स्वामी और यह सप्तम भाव में जो ग्रह हो वह बाद के इस ग्रह बनता है, वो पूरी उन्नति को रोक देता है। लेकिन उसके साथ में एक शर्त है, वो या तो अष्टमेश के साथ युति करे या अष्टमेश के नक्षत्र में हो। तो सप्तम भाव में सूर्य तो है, तो अष्टमेश के साथ युति नहीं करा, अष्टमेश के नक्षत्र में नहीं है। लेकिन सप्तम भाव का स्वामी अष्टम भाव में है,
बाद केस बन गया, उन्नति रोक दी। और बुध तो सप्तम भाव का स्वामी है, बुध उसकी यानी जिसकी कुंडली है उसकी स्त्री का प्रतिनिधि करता है, पत्नी का प्रतिनिधि करता है, तो वही बाद केस बन गया, तो शादी कैसे होगी? तो इस बाद केस की जगह बाद केस ग्रह की वजह से और वैनाशिक ग्रह की वजह से मुझे आज आपको वैनाशिक और बाद केस ग्रह के बारे में बताना पड़ा। क्या है, मैंने अपनी तरफ से आपको समझाने की कोशिश की। अलग अलग वैनाशिक नक्षत्र बिल्कुल क्लियर है, मैं दोबारा कर देता हूं। जो नक्षत्र आपका जन्म नक्षत्र है उसको मान करके चलिए, और 22वां नक्षत्र वैनाशिक नक्षत्र है, उसका स्वामी विनाश करने वाला है। अगर वह कारक होगा तो 2-4-5% हानि करेगा, अकारक होगा तो 100% हानि करेगा। अलग अलग चल लगन में एकादश भाव का स्वामी बनेगा, चल लगन में एकादश भाव का स्वामी बनेगा, उसकी युति अष्टमेश के साथ होगी, अष्टमेश के नक्षत्र में होगा या अष्टम भाव में होगा, तो वो बाद केस बनेगा। स्थिर लगन में नौ भाव का स्वामी बनेगा। नौ भाव का स्वामी अगर अष्टम भाव में होगा या अष्टमेश के साथ युति होगी, अष्टम के नक्षत्र में होगा, तो बाद केस बनेगा। और द्वय स्वभाव लगन में सप्तम भाव का स्वामी या बुध अष्टम भाव में आ गया, बाद केस बन गया। तो ये मैंने आपको बताया क्या कारण है उसकी शादी नहीं होने का और क्या कारण है उसका होने का। अभी देखिए दर्शकों, शुक्र की महादशा पुरुष जातक के लिए विवाह का कारक शुक्र है, और शुक्र की महादशा 20/6/2007 से चली थी और आज 23 से 16 साल हो गए चल करके। उसमें अच्छी अच्छी दशाएं भी आई होंगी और ऐसे ही टाइम चला गया, अभी तक शादी नहीं हुई और थोड़े से दिन बाकी हैं, 4 साल बाकी है। इस 4 साल में भी बुध की अंतर्दशा चल रही है 23 से लेकर के 26 तक, और बुध बाद केस ग्रह है। बुध की अंतर्दशा चल रही है 27/6/2023 से 26/4/26 तक, चित्रा नक्षत्र में है, मंगल के में है, कोई बात नहीं है, लेकिन अष्टम भाव में बाद की इसकी पूरी फुल कंडीशन होगी। जब सप्तमें से ही बाद के इस ग्रह बन गया, सभी प्रकार की उन्नति को रोकने वाला सप्तम भाव का स्वामी बुध ही बन गया, तो सोचिए शादी कैसे होगी। और शादी तो उन्नति में बहुत जरूरी है। मैं अपना अपना सोचने का तरीका है, मैं तो ये समझता हूं जैसे हम कॉलेज में पढ़ते थे, नो नॉलेज विदाउट कॉलेज और नो लाइफ विदाउट वाइफ। भाई लाइफ में एंजॉय करना है तो वाइफ भी चाहिए, तो कहां से हो 35 साल की आई तो हो गई। तो दर्शकों, मैंने आज आपको ये बताया, इस हिसाब से बताया, मैंने बाद के नक्षत्र भी बताया और वैनाशिक नक्षत्र भी बताया, और शादी में क्या रुकावट आ रही वो भी बताया, सप्तम भाव पर रवि सूर्य मंगल का प्रभाव वो भी बताया, और दसम भाव व्यवसाय की क्या हानि हो रही है, सप्तम भाव भी पीड़ित है, दसम भाव भी पीड़ित है, वो भी मैंने आपको बताया। ये कारण है। हम चलते हैं उपाय की तरफ। दर्शकों, कोई भी जातक जब पृथ्वी पर जिस भगवान ने जिसको जन्म दिया है, ये सभी आदमी मानते हैं उनके पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर जन्म मिलता है। उसके पूर्व जन्म के कर्म इस प्रकार के थे तो जातक को इस प्रकार का जन्म मिला। तो उन कर्मों का प्रायश्चित करने के लिए सस्ता और सुलभ एक ही साधन है, नारायण बलि श्राद्ध। पकड़ लो श्री हरि को, नारायण बलि श्राद्ध करके वही करेंगे। अगर उनसे नहीं होगा तो सब प्रिय है, वो देव है, देवों के देव है, वो तो महादेव को बोला जाता है, लेकिन महादेव का काम अलग है, और जन्म पालनहार है विष्णु भगवान, उनको पकड़ लो तो महादेव भी अपने आप साथ में आ जाएंगे। तो नारायण बलि श्राद्ध में उनकी भी पूजा होती है, महादेव की पूजा होती है। नारायण बलि श्राद्ध करो, पूर्व जन्म के कर्मों का प्रायश्चित करो। उसके बाद दर्शकों, सूर्य को अर्घ अवश्य दें और शनि के उपाय करें। शनि के उपाय करें, सूर्य के अर्घ अवश्य दें और अपने पितरों के निमित्त कार्य करें, बेड़ा पार हो जाएगा। इसमें गुरु भी, लग्नेश भी बलवान है और भाग्य का स्वामी भी बलवान है, भाग्य भी साथ दे रहा है। जब भाग्य का स्वामी लगन में तो भाग्य तो प्रबल भाग दे रहा है, और चंद्रमा पंचम भाव का स्वामी है। ये चंद्रमा मंगल का कितना अद्भुत योग बन रहा है। पंचम भाव का स्वामी, नवम भाव का स्वामी यहां पर भाग्य भाव में बैठा है। लेकिन वो अद्भुत योग तो मिले तो कैसे मिले? आमदनी कम, खर्चा ज्यादा, व्यवसाय कमजोर, शादी हो नहीं रही, तो जीवन में क्या करेगा भाई? शादी हो नहीं रही, व्यवसाय में कुछ मजा नहीं आ रहा है, और आमदनी खर्चे से ज्यादा हो रहा है, तो जीवन में क्या करेगा? हार मान करके बैठ जाता है। हार मानने से तो काम नहीं चलेगा।
नारायण बलि श्राद्ध करो, सूर्य को जल दो, शनि के उपाय करो, और राहु दूर है, अपना पिता में है, उनका नियमित अमावस्या और श्राद्ध का ध्यान रखो, अवश्य फल लो। और ऐसा जातक कोई भी है जिसकी शादी नहीं हो रही, मैं आपको एक बहुत ही बड़ा सूत्र बता देता हूं, दोष निवारण करके, अगर लड़की है तो कुंभ विवाह कर दो, और लड़का है तो अर्क विवाह कर दो, और फिर छोड़ दो श्री प्रभु के ऊपर, अवश्य शादी हो जाएगी, घर भी बच जाएगा, और ये दोष दास सब चले जाएंगे। दर्शकों, मैंने आज इस परेशान, जिसकी 35 साल की आयु होगी, हर आदमी सोचता है समाज में रहना है तो भाई बिना शादी के तो फिर कुछ मजे वाली बात नहीं है, फिर तो वो गृहस्थी नहीं हुई, फिर तो उसकी दूसरे उसमें संगत में चला जाएगा, साधु संभालों की संगत में चला जाएगा। अगर रहना है तो विवाह बहुत ही जरूरी है, और बिना विवाह के जीवन अधूरा है। मैं अपने आप में समझता हूं, आप जैसा समझते समझो। मैंने अपने ज्ञान के हिसाब से, अपने शास्त्र के हिसाब से आपका मार्गदर्शन करने की कोशिश की। अगर आप सोचते हैं मार्गदर्शन मिला है, आज आपको वैनाशिक नक्षत्र और बाद के इस ग्रह और शादी क्यों नहीं, और व्यवसाय में क्या परेशानी है, उसका मैं आपको हर तरीके से, हर एंगल से समझाने की कोशिश की। अगर आप समझते हैं कि वीडियो अच्छा है, किसी की ज्ञान जिसको समझ में नहीं आया तो मेरे से दोबारा पूछ लेना, मैं अवश्य बताऊंगा। आप मेरा ये वीडियो के बारे में आप कभी भी पूछ लेना, मैं हमेशा आपको समझाने की कोशिश करूंगा, मेरा काम है आपको समझाना। दर्शकों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। दर्शकों, मैं तो आपके दिए हुए परेशानियों के ऊपर वास्तविक कुंडली का विश्लेषण करके आपका मार्गदर्शन करता हूं। आप लिख दीजिए कमेंट्स बॉक्स में, आप लिखिए, आपका लिखना मेरे ज्ञान वृद्धि में सहायक होता है। और वीडियो को आप जो जैसा सोचते हैं वैसा लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिसने सब्सक्राइब किया, ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आपका मार्गदर्शन हो, और मेरा भी मनोबल ऊपर उठे, और इसी प्रकार वास्तविक कुंडलियां बनाता रहो। मैं हमेशा बताता हूं, ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक है, जहां पर काल सर्वदोष पितृदोष की पूजा कराती है। जो इच्छुक है वो संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष हाथ से पत्रिका लिखता है, 20-20, 25-25 पेज हो जाते हैं, पूरा जीवन का सार निचोड़ता है। जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। विश्व कन्या भाव के लिए गुण मिलान बिना किसी शुल्क के आपका आसान करने के लिए बेटा जरूरत है विश्व ज्योतिष से जुड़ने की। मैं कहूंगा आप जुड़िए ऋषि ज्योतिष से, लिखिए अपनी प्रॉब्लम, और मैं आपका मार्गदर्शन करूंगा। फल तो श्री प्रभु हरि देंगे, और कार्य आप करेंगे, श्रद्धा से आप उनको उपाय करेंगे, अवश्य श्री हरि आपका फल देंगे। फिर कहूंगा, अच्छा लगा लाइक करो, शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।